नमस्कार। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी से एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर निकलने की ना सोचें। आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। आप सोशल डिस्टेंस को निभाएं। आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें। यह ऐप भारत सरकार द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस ऐप के द्वारा हम अपने आसपास के संक्रमित व्यक्तियों के बारे में जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर अपने मोबाइल में इस ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। मैं डॉक्टर विकास कुमार अपनी ओर से अपने अभिभावकों और छात्र छात्राओं की ओर से मुजफ्फरनगर जिले के प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी, हमारी जिलाधिकारी महोदया, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य सभी अधिकारी गण कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन सब की कर्तव्य निष्ठा की वजह से हम अपने घर में सुरक्षित हैं। रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित सभी खाद्य वस्तुएं व अन्य वस्तुएं हमें आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। आज मैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान विषय में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार अध्याय में आज प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्रिज्म को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। ये एक पिक्चर आपसे शो हो रही है आपके सामने। इस पिक्चर में हम रेनबो, इंद्रधनुष देख रहे हैं। वर्षा ऋतु आने पर, वर्षा के समाप्ति पर सूर्य के विपरीत दिशा में हमें इंद्रधनुष कभी कभी दिखाई देता है। इंद्रधनुष को देखकर बच्चे ही नहीं, बड़े भी आनंदित अपने आप को महसूस करते हैं। इंद्रधनुष क्यों बनता है, इस प्रकार के न जाने कितने क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं और वो हम अपने आप को और अन्य लोगों को तभी संतुष्ट कर सकते हैं जब हमें लाइट की प्रॉपर्टीज, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज्ञान हो। इस वजह से ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। मैंने प्रथम चैप्टर में आपको प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन के बारे में बताया था। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। माध्यम दो प्रकार के बताए गए थे, सघन माध्यम और विरल माध्यम। जब भी कोई प्रकाश किरण जैसे अगर वायु से कांच में जाती है या कांच से वायु में जाती है तब वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और मैंने परावर्तन बताया था। परावर्तन का अर्थ होता है पहले ही माध्यम में प्रकाश का लौट आना। जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होती है तब उसका कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज मैं आपको प्रिज्म के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रिज्म क्या है? किसी समान पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन है। आपको अगर मैं प्रिज्म के बारे में बताऊं, ये प्रिज्म है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। किसी समान पारदर्शी माध्यम, ये एक पारदर्शी है, इसमें आर पार दिखाई दे रहा है और ये पारदर्शी माध्यम है। किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये दो समतल पृष्ठ कौन है? ये और ये। अगर मैं इस ऊपर वाले पॉइंट को ए कह दूं, बी कह दूं, सी कह दूं, इसी प्रकार पॉइंट देता चला जाऊं तो ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, ये दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ है, पारदर्शी माध्यम से मिलकर बना है और यह एक प्रिज्म है।
और उनके बीच का कोण, ये दो पारदर्शी माध्यम के दो पृष्ठ, समतल पृष्ठ, उनके बीच कोण है। यही मैंने डेफिनेशन लिखी है। किसी समान पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है प्रिज्म कहलाता है। इस प्रिज्म में ये दोनों पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ये वो दो पृष्ठ हैं, एक से हम अगर प्रकाश आपतित करते हैं, दूसरे से प्रकाश निकलता है, इन दोनों पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। पहले पृष्ठ पर अगर बाईं तरफ से मैं प्रकाश आपतित करता हूँ तो पहले पृष्ठ पर प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी, उसका अपवर्तन होगा, और दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण कांच से वायु में आएगी, तब भी उसका अपवर्तन होगा, और ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। जो ऊपर की एक सीधी सी लाइन है पतली, ये अपवर्तक कोर कहलाती है। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच की जो रेखा है सीधी, ये अपवर्तक कोर कहलाती है। और ये कोण जो दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बन रहा है, उस कोण को हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये दोनों पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ हैं, बीच की कोर अपवर्तक कोर है, और दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। नीचे का जो पृष्ठ है ये आधार कहलाता है प्रिज्म का, और इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। प्रिज्म में अपवर्तक कोर के ठीक सामने वाला जो पृष्ठ होगा वो प्रिज्म का आधार कहलाता है। इन डेफिनेशंस को मैंने आपके लिए लिख दिया है, जिससे आपके पास अगर बुक नहीं है, वैसे आप ऑनलाइन जाकर एनसीईआरटी की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी और अंग्रेजी मीडियम में भी। ये प्रिज्म ABC एक पार्ट आपको दिख रहा है सामने वाला, ये आप देखिए बड़ा करके दिखाया है। ऊपर वाले बिंदु को मैंने A कहा, नीचे वाले बिंदु को B और C। ये दोनों पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ हैं। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म का कोण है, और उसके सामने नीचे ये प्रिज्म का आधार है। आप ध्यान दीजिए, अपवर्तक पृष्ठ प्रिज्म के जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है वे अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से बनी कोर को अपवर्तक कोर कहते हैं। प्रिज्म कोण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म का आधार प्रिज्म की अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये सब डेफिनेशन मैंने आपको फिगर से पहले ही क्लियर कर दी थी, ये आपके नोट करने के लिए मैंने इनको लिख दिया है। आगे हम चलते हैं। प्रिज्म से किस प्रकार प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, ये हम आपको बताते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एक प्रिज्म है ABC। इस प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण PQ आपतित करते हैं। यह प्रकाश किरण बिंदु Q पर आपतित होती है। यह प्रकाश किरण बिंदु Q पर आपतित होती है। चूंकि यह प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, तब यह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी, और यह प्रकाश किरण वायु से कांच में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह विलंब है, और अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यह अपवर्तित किरण है, जो है Q से R तक अपवर्तित किरण। यह किरण बिंदु R पर फिर से अपवर्तित होने के लिए तैयार रहती है। फिर से अपवर्तित क्यों हो रही है यह किरण? क्योंकि यह किरण अब कांच से वायु में जाने वाली है, और अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अब यह किरण अविलंब से दूर हटेगी, पहले से विपरीत अविलंब से दूर हट गई, और इस किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। इस प्रकार यह आपतित किरण PQ, QR अपवर्तित किरण, और RS एक निर्गत किरण है। यह आपतन कोण I है, यह अपवर्तन कोण R है, यह E निर्गत कोण है। और ये आप देखिए, ये अगर प्रिज्म ना होता तब यह किरण सीधी चली जाती, बिल्कुल जाती है नहीं। अगर यह प्रिज्म नहीं होता तब यह प्रकाश किरण सीधी चली जाती,
किंतु प्रिज्म के आने पर यह किरण इधर से आती है, इधर को चली जाती है। अगर इस किरण को मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये इतने डिग्री का विचलन होता है, ये डेल्टा है, और डेल्टा को हम विचलन कोण कहते हैं। डेल्टा को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण। इस प्रकार प्रिज्म से अपवर्तन होता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने नीचे सब किरण के नाम, कोण के नाम लिख दिए हैं कि कौन क्या है, आप आसानी से नोट कर सकते हैं। अपनी नोटबुक पर प्रिज्म डायग्राम को आप अवश्य बना लें। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। यदि प्रिज्म पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान हम बढ़ाते हैं तब विचलन कोण का मान घटता है। आपतन कोण का मान लगातार बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। उस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है। आपको दोबारा बता दें, आपतन कोण के मान पर ही विचलन कोण का मान डिपेंड करता है। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान कम होता है और एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, और जिस आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है उस आपतन कोण को हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा m से व्यक्त करते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक म्यू और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m में निम्न संबंध होता है। म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। यहाँ a प्रिज्म का कोण है, डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण है, म्यू अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक को हम n भी कह देते हैं। एक पिक्चर देखिए आप, जो कि आप प्रिज्म को अपने घर पर भी सूर्य के प्रकाश के आगे रखकर देख सकते हैं। जब हम प्रिज्म को सूर्य के प्रकाश के आगे रखते हैं तब हम पाते हैं कि सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों की किरणों में विभक्त हो जाता है। विशेष रूप से 7 रंगों की किरणों में विभक्त हो जाता है और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मैं आपको रिपीट करता हूँ। जब हम किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण को आपतित करते हैं, जब हम किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण को आपतित करते हैं तब वह श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरने के बाद 7 रंगों की किरणों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित की, प्रिज्म पर आपतन के बाद यह किरण 7 रंगों की किरणों में विभक्त हो गई। ये देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7। इन किरणों को इनके कलर विबज्योर क्रम में होते हैं। सबसे नीचे बैंगनी प्रकाश होता है, फिर जम्बुकी प्रकाश होता है, ब्लू नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, नारंगी प्रकाश और सबसे ऊपर लाल प्रकाश। आप देख रहे हैं, इस फिगर से क्लियर है कि जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है, 7 रंगों की किरणों में विभक्त होता है, सबसे कम विचलन लाल प्रकाश की किरण में होता है, सबसे कम विचलन बैंगनी रंग की प्रकाश में होता है। ये होता क्यों है? क्या इस प्रिज्म के अंदर ही कलर होते हैं? क्या ये रंग इस प्रिज्म के अंदर हैं? अगर मैं कहूँ कि ये अगर लाल को लाल सिंह, बैंगनी को बैंगनी प्रसाद, पीला को पीला राम, क्या ये लाल सिंह, जामुनी प्रसाद, बैंगनी प्रसाद, पीला राम क्या प्रिज्म के अंदर है? क्या जब इस पर हम सूर्य का प्रकाश आपतित करते हैं क्या ये इसके अंदर से निकलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा पहले माना जाता था कि प्रिज्म ही प्रकाश रंग उत्पन्न करता है, कलर उत्पन्न करता है, किंतु बाद में न्यूटन आए और न्यूटन ने पुष्टि की कि श्वेत रंग ही 7 रंगों से मिलकर बना होता है और उन रंगों का क्रम होता है विबज्योर। ये माना गया कि ये जो प्रकाश हैं, जो ये कलर्स हैं, इन सब कलर्स की स्पीड कांच में अलग अलग होती है। किसी कलर की, किसी रंग के प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होती है और किसी रंग के प्रकाश की स्पीड कम होती है। और जो ये विचलन है कि कौन ज़्यादा विचलित होगा और कौन कम विचलित होगा, ये सब डिपेंड करता है किस बात पर? ये सब डिपेंड करता है अपवर्तनांक पर,
कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के लिए ज़्यादा है और किस रंग के प्रकाश के लिए कम है। जिस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उस रंग के प्रकाश के लिए विचलन भी ज़्यादा होगा, और जिस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कम होगा उस रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण भी कम होगा। जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी पारदर्शी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तब वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, अर्थात उस प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है। झुकने के साथ साथ वह श्वेत प्रकाश किरण 7 विभिन्न रंगों की किरणों में भी विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश किरण को जब आपतित किया जाता है तब दूसरी ओर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है और इस पट्टी को वर्णक्रम भी हम कहते हैं। ये क्रम होता है जो कलर्स प्रिज्म से निकलने के बाद प्राप्त होते हैं, ये उनका क्रम होता है विबज्योर। मैंने डिफरेंट कलर से लिखने का एक प्रयास किया है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। देखिएगा, मैंने आपको जो बताया था वही इसमें यह है कि जब प्रिज्म पर विभिन्न रंग के प्रकाश प्रिज्म में जाने के बाद उत्पन्न होते हैं तो उन सभी के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है और उन सभी रंगों के प्रकाश की चाल भी प्रिज्म में भिन्न भिन्न होती है। लाल प्रकाश में विचलन सबसे कम और बैंगनी प्रकाश में विचलन सबसे अधिक होता है। यह श्वेत प्रकाश आता है, सीधा जाना चाहिए था, किंतु यहाँ देखिए बैंगनी प्रकाश में इतना कोण का विचलन है, लाल प्रकाश में सबसे कम विचलन है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैंने जैसा कि आपको पहले अभी बताया कि प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों में अलग अलग चाल से चलती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है प्रकाश किरण की चाल कम होती जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब गति परिवर्तन के कारण एक कोण पर झुक जाती है। किसी भी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। जिस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है उस रंग के प्रकाश के लिए विचलन भी अधिक होता है। लाल प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है, कम होता है और इसी कारण लाल प्रकाश के लिए विचलन भी कम होता है। बैंगनी प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसी कारण बैंगनी प्रकाश के लिए विचलन भी अधिक होता है। जो बात चल रही थी कि क्या प्रिज्म के अंदर से ये सब प्रकाश निकलते हैं, पहले ऐसा ही माना जाता था कि प्रिज्म एक ऐसा एपरेटस है जिसके अंदर से प्रकाश डेवलप होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। न्यूटन एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने ऑप्टिक्स में बताया कि नहीं, श्वेत प्रकाश ही 7 रंगों से मिलकर बना होता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित किया, प्रिज्म से विक्षेपण हुआ, 7 रंगों की किरणें उत्पन्न हुई। उन 7 रंगों की किरणों को न्यूटन ने पर्दे पर नहीं डाला, बल्कि क्या किया, एक दूसरा उल्टा प्रिज्म ले लिया और उन पर वो किरणें आपतित की। देखते हैं क्या पाया। ये एक प्रिज्म श्वेत प्रकाश किरण आपतित की, इस बिंदु पर जाकर श्वेत प्रकाश किरणें 7 रंगों की किरणों में बट गईं, अपवर्तित हुईं और अपवर्तित होकर ये 7 रंग की किरण हैं। ये 7 रंगों की किरणें दूसरे प्रिज्म पर जो उल्टा हुआ रखा है उस पर मैंने आपतित कर दिया। यहाँ से जो किरणें निकली वो श्वेत प्रकाश हुआ। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि यहाँ से श्वेत प्रकाश चला, 7 रंगों की किरणों में बटा, फिर 7 रंग की किरणों से फिर से अपवर्तित होकर एक ही श्वेत प्रकाश बन गया। और इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, वो किरणें प्रिज्म से उत्पन्न नहीं होती हैं। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। न्यूटन ने बताया था कि वर्णक्रम के 7 रंगीन प्रकाश पुनः मिलकर वापस श्वेत प्रकाश प्रदान कर सकते हैं।
यदि हम किसी प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश आपतित करें तथा पर्दे के स्थान पर हम एक दूसरा प्रिज्म उल्टा करके पहले प्रिज्म के समांतर रख दें, तब दूसरे प्रिज्म से जो प्रकाश बाहर निकलता है वो पुनः श्वेत हो जाता है। और इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों की किरणों से मिलकर बना होता है। अब लास्ट में इंद्रधनुष के बनने पर हम पुनः विचार करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आज का डिस्कशन के बाद आप इस योग्य हो जाओगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, आप जान पाओगे। देखिए, इंद्रधनुष बनता कब है? वर्षा जब रुक जाती है, वर्षा के एकदम बाद थोड़ा सा प्रकाश निकलने पर इंद्रधनुष बनता है। वर्षा रुक जाने पर वायुमंडल में बहुत सी वर्षा की बूंदें ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, और वो सभी बूंदें एक प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, जैसे छोटे छोटे प्रिज्म हों। और ऐसा आप फिजिकली आप कह सकते हैं कि जैसे वायुमंडल में वर्षा के बाद बहुत सारे नन्हे नन्हे प्रिज्म तैर रहे हैं। आप बूंदे ना समझे उन्हें, आप समझे कि प्रिज्म तैर रहे हैं। और जब सूर्य का प्रकाश उन बूंदों पर गिरता है, या मैं कहूं कि प्रिज्म रूपी बूंदों पर गिरता है, तब क्या होता है? प्रत्येक बूंद में विक्षेपण होता है, और प्रत्येक बूंद में जैसे ही प्रकाश एंट्री करता है, वो प्रकाश 7 रंगों की किरणों में विभक्त हो जाता है, और वो प्रकाश हमारी आंखों में आता है। तब जाकर इंद्रधनुष का बनता हम देखते हैं। वर्षा के बाद वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। सूर्य का प्रकाश जब इन बूंदों पर गिरता है, तब ये प्रिज्म रूपी बूंदें प्रकाश को अपवर्तित तथा विक्षेपित, परावर्तित कर देती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण व आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न रंग देखने वाले व्यक्ति की आंखों तक पहुंच जाते हैं, जिसको हम इंद्रधनुष का नाम देते हैं। यहाँ मैंने एक लाइन अभी लिखी, आप देखिए। प्रिज्म रूपी बूंदें प्रकाश को अपवर्तित, विक्षेपित व परावर्तित कर देती हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर आता है। इंद्रधनुष के बनने का मुख्य कारण क्या है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, या ये सभी? और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे का बड़े भी जो जनरल कंपटीशन देते हैं वो तक कंफ्यूज रहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी कार्य के लिए एक कारक जिम्मेदार नहीं होता, बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। और इंद्रधनुष का बनना एक बचपन से ही एक हमारे अंदर उत्सुकता जागृत करता है। इसे हम थोड़ा ध्यान से और समझते हैं। ये एक बूंद है वर्षा की, इस पर प्रकाश गिरता है। प्रकाश गिरने के बाद यहाँ पर जैसे ही उस पर प्रकाश गिरता है, उस प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, विक्षेपण होता है। वो बूंद बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और परावर्तन के बाद प्रकाश वापस बाहर आता है, और ये कलरफुल प्रकाश होता है। आप समझ गए होंगे शायद। मैं इसका और थोड़ी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ये एक बूंद है, सूर्य से प्रकाश आया, बिंदु बी पर आपतित हुआ, और बिंदु बी पर यह प्रकाश वायु से जल में जा रहा है, क्योंकि बूंद किस चीज की है? जल की। और बाहर कौन है? वायु। और जब प्रकाश किरण वायु से जल में जाती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन होने के कारण वो थोड़ा सा अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जाता है, उसका रास्ता थोड़ा सा बदल जाता है, और यहाँ उसका विक्षेपण होगा। क्यों विक्षेपण हो रहा है? क्योंकि मैंने बताया वो छोटी सी बूंद एक छोटे से प्रिज्म की तरह कार्य कर रही है, और प्रिज्म का कार्य होता है विक्षेपण करना। वो श्वेत प्रकाश किरण 7 रंगों की किरणों में विभक्त हो जाती है। यह प्रकाश दूसरे पृष्ठ पर आपतित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और वो प्रकाश बूंद के अंदर घूमता है, इधर से उधर टकराता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और फिर एक मार्ग से बाहर आ जाता है, फिर से परावर्तन होता है। इस पिक्चर की ब्यूटी को देखिए आप, कितनी सुंदर ये पिक्चर है। और क्या ये कह रही है कि इसका मतलब ये है कि इस श्वेत प्रकाश से यहाँ रंग बाहर आने में कितने सारे प्रोसेस हुए। बिंदु बी पर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद विक्षेपण हुआ, विक्षेपण के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद फिर से अपवर्तन हुआ, तब जाकर कलर्स आए। पहले अपवर्तन, फिर विक्षेपण,
फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर अपवर्तन, फिर कलर आए, वो कलर हमारी आँख में जाते हैं। क्या केवल 1-2 बूंद ही ठहरती हैं वायुमंडल में? अरे करोड़ों अरबों बूंदें वहाँ ठहरती हैं। और वो बूंदें जब ठहरती हैं, ये देखिए मैंने 2 बूंदें बनाई हैं, इनसे, इस बूंद से भी पहले वाले प्रोसेस की तरह कलर बाहर आए और दूसरी वाली बूंद से ही बाहर आए। इस बूंद का सपोज करो रेड कलर बाहर आया, इसका ब्लू कलर, ग्रीन कलर बाहर आया, और जो व्यक्ति यहाँ देख रहा है, कोई बच्चा, उस बच्चे की आंख में कौन सा कलर गया? डिफरेंट कलर्स गए, और वो व्यक्ति, उसे रेनबो बना दिखाई देगा। और यह इंद्रधनुष सूर्य जिधर निकल रहा होगा उसकी अपोजिट साइड में दिखाई देगा। इस प्रकार हम इंद्रधनुष का बनना समझ पाते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है विक्षेपण। विक्षेपण के बाद हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर उसका जिम्मेदार है अपवर्तन। इस प्रकार हम उसकी व्याख्या कर लेते हैं। जैसे आज कोरोना वायरस के चलते हमें सब सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध हो रही हैं। दूध, सब्जी हमारे घर आ रही है, राशन, हम कुछ भी सामान एक फ़ोन पर मंगा सकते हैं। उस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? वो इज़ रेस्पॉन्सिबल, आवर गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे जिला मुख्यालय की डीएम महोदया, रेस्पेक्टेड सेल्वा कुमारी जे, मुख्य विकास अधिकारी यादव जी, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, हमारे पुलिस के अधिकारी, तो बहुत सारे कारक हैं। इसी प्रकार इंद्रधनुष बनने के लिए भी बहुत सारे कारक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक विनम्र अपील करना चाहता हूँ आपसे पुनः कि आप लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन कीजिए। आपका जीवन बहुत ज़्यादा अनमोल है। अगर अनमोल ना होता तो सब पूरी अर्थव्यवस्था को रोकने के बाद लॉकडाउन की स्थिति देश में लगाई ना जाती। ये आपके हमारे जीवन को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। कोरोना के संबंध में जागरूकता अभियान और ना जाने कितने वॉरियर्स हमारे लिए अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम प्रशासन का सहयोग करें, अपने पुलिसकर्मियों, हॉस्पिटल से जुड़े लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग करें, अपना संयम बनाए रखें। जल्द ही एक ऐसा समय आएगा कि कोरोना हारेगा और मुजफ्फरनगर जीतेगा, हमारा उत्तर प्रदेश जीतेगा, भारत जीतेगा। हमें कोरोना को यहाँ से समाप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।